हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है स्वराज इन द प्लांटेशन। तो बागानों में जो स्वराज हुआ उसकी आप बात हम लोग पढ़ेंगे। Workers too had their own understanding of महात्मा गांधी and notion of स्वराज। जो काम करने वाले थे यानी वर्कर्स, उनकी भी अपनी समझ थी महात्मा गांधी के बारे में और स्वराज के मतलब के बारे में। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, असम में जो प्लांटेशन बागानों में काम करने वाले थे, फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। उनके लिए मतलब क्या था आजादी का कि वो एक कन्फाइंड यानी कि बंद स्पेस में अंदर और बाहर फ्रीली मूव कर सकते हैं जहां पे उसको रखा गया था। मतलब एक एरिया में जहां पे वो काम करते थे उस स्पेस के बाहर भी वो जा सकते थे फ्रीली विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और इसका मतलब ये था कि जिस विलेज से वो आए थे वहां वो अपना एक लिंक रिटेन यानी कि कायम रख सकते हैं। उनको लिंक जो है वो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रीडम मिलता है तो मतलब जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां से वो जब चाहे वो अपने विलेज आ जा सकते हैं बिना किसी दखल अंदाजी के। अंडर द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंडर जो 1859 में बना, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission, and in fact they were rarely given such permission। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो अपने चाय के बागों को छोड़ के जा सके बिना अनुमति के, बिना परमिशन के। और बल्कि सच्चाई ये थी कि उनको परमिशन बहुत ही मुश्किल से मिलती थी या कभी कभी ही मिलती थी। When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, हजारों वर्कर्स ने अथॉरिटीज यानी कि जो मालिक थे उनको सुनना बंद कर दिया और वीकेंड से उनकी ऑर्डर मानना बंद कर दिया। उन्होंने प्लांटेशन यानी कि बागान छोड़ दिए और वो घर की तरफ चले गए। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages। उनका ये मानना था कि गांधी राज आने वाला है और जो हर कोई है उसको उसके ही खेत में जमीन दी जाएगी। They however never reached their destination, लेकिन कभी भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught up by the police and brutally beaten up। रास्ते में ही रेलवे और स्टीमर की हड़ताल की वजह से वो अटक गए। उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया। तो मतलब वो उन्होंने अपना एरिया तो छोड़ दिया जहां पे वो काम करते थे, लेकिन अपने विलेजेस में पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही उनको पुलिस ने पकड़ के उनको बहुत बुरे तरीके से पीटा। The visions of these movement were not defined by Congress program। ऐसे मूवमेंट्स का जो विजन था वो कांग्रेस के प्रोग्राम ने डिफाइन नहीं किया था। They interpreted the term स्वराज in their own ways। उन्होंने अपने तरीके से स्वराज मीनिंग का अर्थ समझा। Imagining it to be a time when all sufferings and all troubles would be over। जो उनके ख्यालों में ये था कि वो टाइम है जिसमें उनकी सारी तकलीफें सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation। फिर भी जब ट्राइबल्स ने गांधी जी का नाम लिया और स्लोगन रेस किए कि स्वतंत्र भारत मिले, आजाद भारत मिले,
तो एक तरह से इस पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो ये मूवमेंट थी उसमें वो इमोशनली भावनात्मक तौर से रिलेट हो गए, उससे जुड़ गए। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. जब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पे एक्शन लिया या फिर उन्होंने अपना मूवमेंट जो है वो कांग्रेस के साथ लिंक कर दिया, तो वो एक ऐसे मूवमेंट के तौर पे जाने गए जो कि उनका इमीडिएट लोकेलिटी, मतलब उनके आसपास के एरिया तक की जो लिमिटेड नहीं था, उस एरिया से कहीं ज्यादा एक बड़े लार्जर लेवल पर वो मूवमेंट था। तो वो उनकी पहचान अपने आसपास के लोकेलिटी में नहीं रही, बल्कि ऑल ओवर द इंडिया हम लोग कह सकते हैं वो आइडेंटिफिकेशन में आ गए। टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस की तरफ। In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw this non-cooperation movement. फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने ये फैसला किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पीछे खींचा जाए। He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. उन्होंने महसूस किया कि जो ये लहर है वो हिंसक रूप ले रही है काफी जगहों पर, और जो सत्याग्रही है उनको पहले ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि उनको एक लार्ज स्ट्रगल के तौर पे रेडी किया जा सके। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919. कांग्रेस के अंदर भी कुछ लीडर जो है वो थक गए थे कि इस बड़े स्ट्रगल संघर्ष से, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा स्थापित की गई थी। कई प्रांतीय काउंसिल्स में कई जगहों पर उनके इलेक्शन थे। They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform and also demonstrate the councils were not truly democratic. उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है वो काउंसिल का मेंबर बन के या काउंसिल का हिस्सा बन के अपोज की जा सकती है, उनका विरोध किया जा सकता है, उनमें सुधार के लिए आर्गुमेंट किया जा सकता है, और ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो काउंसिल्स थे वो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक नहीं थे। C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही बनाई और उन्होंने काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ वापस जाने के लिए आर्ग्यू किया। But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस के लिए कि एक रेडिकल मास एजिटेशन के लिए जोर दिया कि जो हमारा एजिटेशन जो विरोध है वो बहुत लार्ज स्केल पे होना जरूरी है, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बजाय हमें इस चीज की तरफ जाना चाहिए। In such a situation of internal debate and decision, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. सिचुएशन में जिसमें अंदर ही इंटरनल डिबेट हो रही थी, बहस हो रही थी, और डिसेंसेशन यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं बन रहा था। दो फैक्टर अगेन भारत की जो पॉलिटिक्स थी उसको एक नई शेप दी लेट 1920s में। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो दो में से पहला फैक्टर था वो ये था कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, यानी इकोनॉमी जो है वो गिर गई। Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के साथ रिलेटेड चीजें थी उनका प्राइस गिरना शुरू हो गया 1926 से, और 1930 के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। As the demand for agriculture goods fell and exports declined,
तो डिमांड जो थी एग्रीकल्चर के सामान की वो गिर गई, और जो बाहर जाने वाला सामान था एक्सपोर्ट वो डिक्लाइन हो गया। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, किसानों के लिए मुश्किल हो गया था कि वो अपना जो फसल है उसको बेच सके एंड पे देयर रेवेन्यू, और अपना जो उनका टैक्स था रेवेन्यू था वो पे कर सके। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल, तो 1930 तक जो ये रूरल एरिया था, वी कैन से कंट्री साइड इसको बोलते हैं, ये बहुत हिल चुका था, बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके थे। Against the background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. तो सेकंड इफेक्ट क्या था कि जो नई टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, उन्होंने एक कमीशन बनाया जो जिसके हेड सर जॉन सिमोन थे। Set up in response to nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. जो मूवमेंट पूरे इंडिया में चल रहा था उसके रिस्पॉन्स में कमीशन का काम ये था कि वो जो संविधान का सिस्टम है इंडिया में उसका फंक्शन देखे और जो चेंजेस है उसको वो सुझाए। The problem was that the commission did not have a single Indian member. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उस कमीशन में इंडिया का एक भी मेंबर नहीं था। They were all British, सभी अंग्रेज ही थे उस कमीशन के अंदर। When Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with slogan "Go back Simon." जब साइमन कमीशन इंडिया में 1920 में पहुंचा तो उसका स्वागत स्लोगन "गो बैक साइमन", साइमन वापस जाओ के नारों से किया गया। All parties including Congress and Muslim League participated in the demonstration. सभी पार्टीज जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे वो उन्होंने भी इस चीज में पार्टिसिपेट किया। उनका मेन मोटिव था कि अपना विरोध जताना इस बेसिस पे कि इंडियंस की, अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो तो इंडियंस का होना जरूरी है। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. उनको जीतने के लिए कोशिश में वाइस रॉय जो लॉर्ड इरविन था उन्होंने अनाउंस किया 1929 अक्टूबर में एक अनक्लियर ऑफर दिया जो कि मतलब क्लियर कट नहीं था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, मतलब जो ब्रिटिश का ही राज रहेगा लेकिन इंडिया को एक नए राज की पदवी दी जाएगी। और उसका जो फ्यूचर था अनस्पेसिफाइड था, कोई क्लियर कट नहीं था कि ये कहाँ पे रोड मैप जाएगा। और एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर में संविधान बनाने के डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी पेशकश की गई। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन कांग्रेस के लीडर इससे संतुष्ट नहीं थे। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। जो रेडिकल्स थे कांग्रेस के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आप बोल सकते हो, जो रेडिकल्स थे वो मतलब ज्यादा दृढ़ हो गए। मतलब इसका ये कह सकते हो कि जो विरोध था इस ऑफर का कांग्रेस के अंदर ही वो शुरू हो गया, वो इस चीज से एग्री नहीं थे। The liberals and moderators who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. जो लिबरल्स और मॉडरेटर्स थे जो कि ब्रिटिश डोमिनियन के फ्रेमवर्क के अंदर ही संविधान का सिस्टम सोच रहे थे, प्रपोज कर रहे थे, धीरे धीरे उनका जो इन्फ्लुएंस प्रभाव था वो खत्म हो गया। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Puran Swaraj or full independence for India. 1929 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई के अंदर लाहौर कांग्रेस ने ये
फॉर्मुलाइज किया कि पूर्ण स्वराज की डिमांड होएगी, डिमांड की उन्होंने, और भारत की पूर्ण आजादी की मांग उन्होंने इसके अंदर रखी। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence. ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इसे सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के तौर पे, जब लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए शपथ लेंगे। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन ने बहुत कम लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंसंट्रेट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इसीलिए महात्मा गांधी को एक तरीका ढूंढना पड़ा था कि ताकि जो फ्रीडम का आइडिया है उससे हम लोग जोड़ सके रोजाना की जिंदगी के इश्यूज के साथ, ताकि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।